ओके, तो हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट लॉ जो आएगा वो देखिए कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला ही सेम, तो हमने वो देखा भी था अच्छे से कि अगर लाइट रे, मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, लाइट रे ऐसे आई और नॉर्मल ऐसे है और ये रिफ्रैक्ट होके इसी साइड, इसी प्लेन में, कहने का मतलब इस प्लेन के अंदर ये लाइट रे रह जाएगी। अगर लाइट रे ऐसे आके ऐसे चली जाए तो प्लेन चेंज होता है, ऐसे आके ऐसे चली जाए तो प्लेन चेंज होता है। ये इधर आके रिफ्लेक्शन में क्या था, ऐसे आके ऐसे जा रही थी तो प्लेन चेंज नहीं हुआ, इसमें भी प्लेन चेंज नहीं होगा, नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा और रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे भी उसी प्लेन में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है इसमें, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, ये उसका इंटरफेस है, यहाँ से लाइट रे आई ऐसे इंसिडेंट करेगी, ये हमारे पास क्या एक नॉर्मल है और ये वाला एंगल आई है। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मानता हूँ, ठीक है, चलिए n नहीं, इसको n1 ही कह देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ठीक, तो दूसरा जो लॉ है वो क्या कहता है, देखिए सेकंड लॉ, ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in which angle of incidence lies, angle of incidence lies is always constant। अगर यहाँ पे देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का n1 है और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस i है, या मैं उसको n मान लूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोनों मीडियम में चेंज करें तो n1 n2 ले लेंगे। साइन i इंटू n इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही फिर दूसरे मीडियम में भी अगर एंगल बना होगा तो उसको भी ऐसे ही लेंगे। समझ में आई बात? अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि जैसे एक्स वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मान लो कोई के, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। आपने भी कई बार कई जगह पे इसको यूज़ किया होगा, आपने इसको लिखा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाली चीज़ कैसे लिखी जा सकती है, साइन I1 इंटू N1 इज इक्वल टू साइन I2 इंटू N2। ठीक है,
तो अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूं, अब I1 की जगह तो I आ जाएगा ये वाला, और ये लाइट रे यहां से आगे जब चलेगी तो ऐसे प्रोसीड करेगी। ये वाला एंगल R है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो जहां पे N2 है वहां एंगल R है, तो N2 के साथ R आएगा, जहां एंगल I है वहां N1 है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा एक्चुअली, साइन I इंटू N1 इज इक्वल टू साइन R इंटू N2। तो ये हो गया साइन I बाई साइन R इक्वल टू N2 बाई N1। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास बन गई है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं भाई, स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको। तो स्नेल्स लॉ देखिए क्या बता रहा है, साइन I बाई साइन अगर साइन I बाई साइन R है, देखिए R कहाँ है, जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है, I कहाँ है, जहाँ से लाइट रे आई है, ठीक है। अगर जहाँ से लाइट रे आई है उसका एंगल ऊपर है और जहाँ लाइट रे जा रही है उसका एंगल नीचे है, तो ये हमें क्या बताएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा इस मीडियम वाले का, किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले के रिस्पेक्ट में, N2 बाई N1, ठीक है ना। मीन्स इस रेशियो में जो नीचे लिखा होगा ना, ये एंगल जिस मीडियम में बना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है ना बात। तो ये क्या है, स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ, ठीक है। उसके बाद इसमें हम इसका थर्ड लॉ देखते हैं। रिफ्रैक्शन में देखिए थर्ड लॉ की बात हम कर रहे थे, थर्ड लॉ लिख दीजिए इसको, या चाहे थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। ये क्या बोलता है कि लाइट जो है, लाइट इज अ वेव, उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है, वेवलेंथ होती है। तो पिछले वाले में हमने इससे डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन में क्या चेंज होगा और क्या नहीं होगा। इसमें भी क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, when light goes from one medium to another medium, then its wavelength and speed changes। इसकी वेवलेंथ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और स्पीड चेंज हो जाएगी लाइट की, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। Frequency remains constant because frequency depends on the source. Frequency depends on the source of light. बात समझ में आई। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हमारे पास रिलेशन होता है V इज इक्वल टू न्यू लेमडा। अगर फ्रीक्वेंसी को देखें तो कांस्टेंट रहेगी, तो V बाई लेमडा। अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है तो V अगर इंक्रीज होता है तो लेमडा भी क्या होगा, इंक्रीज।
तो हम लिख सकते हैं कि इफ v इंक्रीजेज, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। इफ v इज इंक्रीजेज देन लैम्डा ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रहना है तो अगर v इंक्रीज होगा तो लैम्डा भी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें कुछ कंडीशन देखनी है इसमें, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा बट मीडियम चेंज हो जाएगा। अब हमें इसमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा बट मीडियम चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, देखिए, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या होता है, मान लो ये कोई मीडियम 1, मीडियम 2, ठीक है, एक लाइट रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट कर गई। अगर मैं कहूँ यहाँ नॉर्मल, तो ये अपने आप में नॉर्मल भी है कि नॉर्मल के पैरेलल में आई है। यहाँ पे एंगल आई क्या है, 0 डिग्री है। अब मुझे ये देखना है कि इससे आगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इससे आगे ये कैसे चलेगी। तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा कि एंगल आई तो 0 है। देखिए, यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है n2 बाई n1, ये होता है ना। तो साइन आई इंटू n1 इज इक्वल टू साइन आर इंटू n2। साइन आई, एंगल आई क्या है, 0। अगर एंगल आई 0 है तो साइन 0 डिग्री इंटू n1 इज इक्वल टू साइन आर इंटू n2। साइन 0 क्या होता है, 0। तो हमारे पास साइन आर इंटू n2 इक्वल टू 0 आ, क्योंकि साइन 0 0 है तो ये टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0, ठीक। इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं कि n2 और साइन आर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि या तो साइन आर 0 है या n2, या दोनों 0 है। तो एटलीस्ट एक का 0 होना ज़रूरी है। बट n2 इज नॉट इक्वल टू 0। हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 नहीं होता किसी का भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हैंस साइन आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और साइन आर 0 का मतलब होता है कि एंगल आर इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर एंगल आर 0 है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही आ जाएगी लाइट, यहाँ एंगल आर 0 रहेगा। एंगल आर 0 तभी बन सकता है जब ये बिल्कुल सीधा नॉर्मल के पैरेलल ही आ जाए बिना रिफ्रैक्शन के। तो यहाँ पे क्या नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो जब भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगी ऐसे किसी भी सरफेस पे, तो वो चाहे रेयर से डेंसर में जाए चाहे डेंसर से रेयर में जाए, वहाँ कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट एकदम स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। यहाँ नीचे से ऊपर भी जाए तब क्या जाएगी, वो स्ट्रेट ही जाएगी, ओके। नेक्स्ट कंडीशन इसमें होगी फॉर द mediums of same refractive index। देखिए, मान लो हमारे पास वही ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है मान लो,
ठीक है। लाइट रे यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ चाहिए एक नॉर्मल, ये एंगल आई, इससे आगे क्या होगा? तो देखिए स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1। आर यहाँ बना, N2 ये रहा, N1 ये रहा, ठीक। बट अगर ऐसा हो जाए कि N1 और N2, देखिए नेचर अलग हो सकता है इनका, भाई इसका और इसका नेचर अलग हो लेकिन इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। ऐसा हो सकता है कि नेचर अलग हो मीडियम्स का लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। तो ऐसे में इफ N2 इज इक्वल टू N1, तो ऐसे में हमारे पास साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा साइन आई इक्वल टू साइन आर मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये नॉर्मल है ना, लाइट रे बिल्कुल सीधा चली जाएगी, एंगल आई और आर तभी इक्वल होंगे। और वैसे भी हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो फिर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, मीन्स उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट ही तो है, ठीक है। देखिए आगे करना है हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मान लो हमारे पास ये कोई ग्लास सीट है इस तरह की, इसमें एक फेस आपको ये ऊपर वाला दिख रहा होगा, एक इसके नीचे ये वाला। लाइट रे ऐसे एंटर करेगी, पहले यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर डेंसर मीडियम में चली जाएगी, ग्लास स्लैब है ये, फिर पहले रेयर से मीन्स पहले एयर से ग्लास में जा रही है, फिर उसके बाद ग्लास से एयर में जाएगी। तो किस तरह से वो एंटर करेगी और कैसे वहाँ से एमर्ज आउट होगी, डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी, ओवरऑल हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये है ग्लास स्लैब की थिकनेस, मतलब आपको फेस एरिया में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाला, ये सीट है ना, मैं आपको ये वाली फेस दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, एक्चुअली ये वाला सरफेस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये इसकी थिकनेस होगी ये वाली, क्लियर। तो ये थिकनेस मान लो इसकी T है, ओके। यहाँ पे एयर है, ये ग्लास है, ये फिर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से Na है, तो सराउंडिंग है, ठीक। अब लाइट रे यहाँ से आती है, देखिए एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करेगी यहाँ पे, यहाँ हमें चाहिएगा एक नॉर्मल, पहला फेस है ये, मान लो AB ये ऊपर वाला फेस, CD ये नीचे वाला, ठीक है। यहाँ हमें एक नॉर्मल चाहिएगा ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल है, ये बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक। तो जब ये एयर से ग्लास में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। पहले अगर मैं इसको देखूं तो ये रिफ्रैक्शन अगर ना होता तो ये लाइट रे कैसे जाती, यहाँ से इस तरह से चली जाती है सीधा, बिना रिफ्रैक्शन के, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअल में यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। ये वाला एंगल है, ये बन गया R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
ठीक है। यहाँ हमें फिर से एक नॉर्मल चाहिए इस जगह पे, क्योंकि अब ये देखिए पहले क्या था, एयर से ग्लास में एंटर हुई, अब ग्लास से एयर में। ये वाला एंगल जो इसमें बनेगा इसका नाम है R2, या मैं इसको चलो R2 नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसके लिए। रुको, ये वाला R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 छोड़िए इसको, और यहाँ एक नॉर्मल भाई, क्योंकि अब जा रही है ग्लास से एयर में। यहाँ जो एंगल बनेगा उसका नाम मैं रख देता हूँ I डैश, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया नहीं सरफेस के लिए। तो ये ऊपर वाले को भूल जी, बस ये याद रखिए लाइट रे से आई है, ग्लास से एयर में जा रही है। अब पहले रेयर से डेंसर में आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, अब डेंसर से रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, और ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा E, इसको बोलते हैं एमर्जेंस एंगल, एंगल ऑफ एमर्जेंस या एमर्जेंट एंगल भी बोल सकते हैं इसको, एमर्जेंट एंगल, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस, मतलब जिस एंगल से वो एमर्ज आउट हो रही है स्लैब से, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमें ये जो है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पैरेलल नजर आ रही होंगी, हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देंगे। यहां से कुछ ऐसा क्लियर हो रहा है कि ये जो एक्चुअल में इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था ना यहाँ से, उसी की डायरेक्शन में ये बाहर निकल के आई है। इसका मतलब है कि जो एंगल I है और जो एंगल E है वो दोनों सेम होने चाहिए, वही देखते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, ये वाला पॉइंट मान लो P है जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये वाला Q है, एट P ऑन द फेस AB फेस पे P पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, वहां पे हमें क्या लेना है, स्नेल्स लॉ लेना है, ठीक है। क्या आएगा, साइन I बाई साइन R इक्वल टू साइन I बाई साइन R। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, इसका, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। जो नीचे लिखा होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो ऊपर लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में, ओके। इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे इसको। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है सेकेंड फेज पे, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, सेम वही बात, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट Q ऑन द फेस CD, ठीक है। तो वो आएगा साइन I डैश बाई साइन E, ठीक है। साइन I डैश बाई साइन E वो हो जाएगा, ये वाला ऊपर है ये नीचे है ना, तो नीचे जो नीचे E है ना, तो इसका मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इसके रेस्पेक्ट में Na बाई Ng, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर यहां तक बात। अब मैं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सॉरी 1 and 2, तो ये आएगा, देखिए साइन I बाई साइन R, लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड से, साइन R इंटू साइन I डैश बाई साइन E, साइन I डैश बाई साइन E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Ng बाई Na
इंटू NA/NG, ये तो सब कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब जरा देखें ये वाला एंगल, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है R और I डैश, तो एज एंगल R इक्वल टू एंगल I डैश अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो मैं R और I डैश, ये I डैश, इनको कट कर सकता हूं, तो बचेगा साइन I बाई साइन E इक्वल टू 1, साइन I इक्वल टू साइन E, साइन से साइन कैंसिल आउट, एंगल I इक्वल टू एंगल E। यही प्रूव कर रहा है कि बिना किसी डेविएशन के लाइट बाहर आ जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में एंटर की उसी डायरेक्शन में बाहर आ जाएगी, बस फर्क क्या होगा, वो अपने पाथ से शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए नोट डाल के लिखेंगे, इंसिडेंट रे, या चलो ऐसे लिखते हैं इसको, एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, पैरेलल टू इंसिडेंट रे, but shifted its path from incident ray, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है ना, वो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब जो रे जिस डायरेक्शन में एंटर की थी ना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, उसी डायरेक्शन में निकल गई, लेकिन बस थोड़ा सा क्या हो गया, उसने अपने पाथ को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ से लिखा है ना, ये देखिए, इससे यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम, यहाँ कह दीजिए, या फिर यहाँ ये वाला, ये एक्चुअल में क्या है, इसको स्मॉल d से लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। कितना पाथ अपना शिफ्ट कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट, या लेटरल डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखिए थोड़ा सा ना लेटरल शिफ्ट को समझिए कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट करी, निकली तो वो उसी डायरेक्शन में है सीट से, लेकिन उसने अपना पाथ थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया। जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाके ऐसे हो जाऊँ और फिर आगे जाऊँ, डायरेक्शन मेरी वही है, बस पाथ रास्ता चेंज हो गया है। तो कितना शिफ्ट हुआ परपेंडिकुलरली, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेटरल शिफ्ट the perpendicular distance by which the emergent ray shifted its path from incident ray। ठीक है, इंसिडेंट रे से कितना उसने अपना पाथ शिफ्ट किया है। अब ये एक दो फैक्टर लिखते हैं, आपको डायरेक्ट इनको याद ध्यान रखना है। क्या? कि लेटरल शिफ्ट किस में ज़्यादा होगी। तो लेटरल शिफ्ट एक तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द thickness of the seat, thickness of seat ठीक है। दूसरा, एक मिनट मैं इसी में लिख देता हूँ ये सारे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द सीट, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस ऑफ द शीट और एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों जितने ज़्यादा होंगे लेटरल शिफ्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके।